अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बात हम एक्चुअली ये कर रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट्स है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और खासतौर पे कल रात वाली जो है, इनका ये कोई टाइम है लेट इनटू द नाइट हुई कि मतलब बंदा कोई सोच ही लेता है बाकी कौम के हवाले से भी कि क्या कौम जागी होगी, देख रही होगी क्या हुआ है, लेकिन इट हैपेंड पर्टिकुलरली रियली पोस्ट 12 ऑफ कोर्स मिडनाइट के बाद। देखिए 1:45 अराउंड 2 ये सारी डेवलपमेंट हुई। या तो उन्होंने कहा रमजान की रिहर्सल अभी से कर लें ताकि आपको चंद दिन बाद ये सहरी वगैरह के लिए उठना है, तैयारी करनी है, तो उसका हम टीजर ट्रेलर दे दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब बहुत से लोगों को उसके बाद बड़ी अच्छी नींद आई होगी और बहुत से लोग जो ऑलरेडी सो रहे होंगे उनकी नींद उड़ गई होगी। उनकी नींद इसलिए उड़ गई होगी क्योंकि अब इमरान खान साहब की हुकूमत को जो कहते हैं ना सीरियस खतरात लाहक हो गए हैं। इनफैक्ट इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल और नंबर गेम के हिसाब से अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। उनके 172 से ज़्यादा नंबर अब कंफर्म हो गए हैं विद MQM ज्वाइनिंग देम क्वाइट लेट एट नाइट, जिसका आज 4 बजे ऐलान भी हो जाएगा। साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा एहसास या ख्याल किसी का आ रहा था ना रात को उस पहर, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही का आ रहा था। वैसे बहुत उनका जो एक उन्होंने अपनी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक किया था, वैसे अलॉट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन कौन उनके लिए अब वोट करेगा? ऑब्वियसली आपको पता है पंजाब असेंबली में भी अदम एतमाद की एक मुहिम है, वो चली हुई है, तो हु इज गोइंग टू वोट फॉर हिम? अब परवेज़ इलाही हैज साइडेड विद द गवर्नमेंट और PTI के साथ वो साइड कर गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको लगेगा कि ये सौदा जरा मुश्किल इसके अलावा, लेकिन वो क्या अपने बेटे को क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि ये वो बच्चे होते हैं जो माँ बाप की बनी बनाई इज्जत और माँ बाप की सारी जिंदगी की मेहनत जिसे कहता है ना एक ही स्ट्रोक में बहा देते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे बच्चों के ताने हम सब ने सुने और सहे हुए हैं कब से। तो अब ये एक जीता जागता एग्जाम्पल सामने भी आ गया। व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये बात थी जो जरा गर्दिश कर रही थी, हमने कहा हम आपसे कर लें कि वाकई मुश्किल में डाल दिया उन्होंने अपने फादर को। ये इसलिए कहते हैं कि बच्चों को जो है ना वो मतलब अपना एक्सपीरियंस और अपना तजर्बा जो है ना वो बरूए कार लाते हुए बड़े फैसले करने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो आपको अपने आगे लगा ही लेते हैं। इतने खास बच्चे भी नहीं है ये, लेकिन आई डोंट नो क्या सोचा था, बट लेट्स सी, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है अभी आगे। तो बहुत सी बातें करनी है और ये जो बात हम लेकिन मुझे टिपिकल पंजाबी ताने याद आ रहे हैं जो अम्मियाँ देती हैं ना। कोई भी औलाद में से कोई भी ऐसा कोई काम कर देता है कि हमें इसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि मोनस इलाही साहब को कुछ ना कुछ ऐसा सुनना पड़ गया होगा ऑलरेडी। तो वेल आई होप कि कुछ ना कुछ उनकी भी सेटलमेंट हो जाए। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन दो, बट एनीवे जी, फिलहाल जरा कमिंग बैक टू द सियासी मैच, हुमा बहुत ज़्यादा हमें बातें करनी है और इस सिलसिले में कुछ मेहमान भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो बताना हमने आपको यह है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है और मैच बस अब सुपर ओवर में ऐसा लग रहा है दाखिल हो चुका है, बट इट इज़ नॉट ओवर अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्चुअली ओवर। और रात को एक लगाया अपोजिशन ने मास्टर स्ट्रोक, और वो लगाते हुए अपोजिशन ने ये ऐलान किया और MQM ने भी ऐलान किया अपने ऑफिशियल पेज से, उन्होंने ट्वीट भी किया। फैसल सब्जवारी साहब ने भी ऐलान किया कि उनका मुआहिदा तय पा गया है, तमाम लोगों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं और हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान आज 4 बजे किया जाएगा। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही सर्टनली एक बड़ा सरप्राइज तो दिया ही है। तो अब जी बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान का घर जाना जो है वो ज़रा ठहर गया है और मुतहदा अपोजिशन को आज के दिन तक 177 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है और इसमें PTI के मुनहरिफ अरकान भी शामिल नहीं, जबकि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जो है वो काफ लीग पहले ही हुकूमत के साथ जा चुकी है। बदले में परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला की पेशकश की गई है। अपोजिशन से डील ना होने की वजूहात पर परवेज़ इलाही ने खुद क्या बताया, ये ज़रा सुन लें। हमें कुछ चीज़ों का पता चला कि जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था शहबाज शरीफ के साथ, वो नहीं थे वो लोग। अब वो लोग मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे मरियम बीबी को पसंद नहीं था हमारा वो इस तरह, और फिर काफ़ी मरियम बीबी का जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो ये महसूस करता था कि ये 5 या 7 सीटों वालों को 10 सीटों वालों को क्यों हम सारा कुछ ही दे दें। जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, अगर आप उनको नहीं ना देते फिर ये मैं पीछे हट जाऊंगा। हमारे लिए फॉर्चुनेटली और उनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें चीज़ों का इल्म जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो हो जाता है, क्योंकि दोनों साइडों से लोग होते हैं। फिर और भी हमें इतलात मिल रही थी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 3-4 महीने का है और इससे ज़्यादा नहीं है, ये तय है। इसी दौरान ही साइमल्टेनियसली खटक साहब और
शाह महमूद साहब आए थे। हमने कहा यार आप पे इत्मीनान नहीं है हमें। उन्होंने कहा नहीं इस दफ़ा और बात है, और अगर हम कल ये चीज़ लेके आएँ ऑफ़र, हमने कहा चलें कल तक हम रोक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमने भी लोगों से अपने बात की, पार्टी के लोगों से और हलके के लोगों से। उन्होंने कहा जी एक नेचुरल हमारा एक अलायंस जो बनता है ना, वो PTI के साथ बनता है। खैर नेचुरल अलायंस की तो क्या ही बात करें, इससे पहले मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एलाइज रहे हैं और वो तो बिल्कुल ही अननेचुरल कंसिडर किया जाता था। लेट्स सी खैर आगे क्या होता है। इसके अलावा राना सना ने बड़ी तफसील बताई। उन्होंने कहा है जो 9:30 बजे हमने ये फैसला किया, जब अग्रीमेंट हो गया, अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि वो 3-4 महीने के लिए वज़ीर आला बनाते और मरियम बीबी को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मरियम औरंगज़ेब की एक एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक्चुअली तमाम तफसील बताई है एंड ही एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल जिस तरह स्टोरी नरेट की है वो एक ट्रैजिक स्टोरी आपको लग रही है, वो ट्रैजिक स्टोरी नहीं लग रही है, वो बड़ी हकीकत पर मबनी भी लग रही है। उन्होंने कहा जी ये रात को तय हो गया, मुबारकबादें हो गई, दुआएं खैर हो गई और सुबह ये फैसला हुआ कि अगर इनको पता लग गया तो ये असेंबली तोड़ देंगे। इसलिए चौधरी साहब ने कहा कि सबसे पहले आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना सबमिट करें। और 9:30 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि अभी तक मोशन आई नहीं है। यानी वहां से लगे हुए थे कि हाँ हाँ बिल्कुल हम साथ हैं और करते जाओ जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, और जाके खुद क्या कर लिया वो तो सारा पता ही है। ऐसे में मैं कहता हूँ कि वो जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो राना सना की तंग करते हैं फिर माँ बाप को, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। शुरू जो किया था, बट राना सना ने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन लें। लास्ट 2 मुलाकातें थी, उनमें जो सेकंड लास्ट थी उसमें मोहन सलाही साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो चौधरी मोहन सलाही ने उस मुलाकात में जबकि हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप वज़ारत आला से नीचे आ जाएं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके 10 वोट हैं, हमारे 165 वोट हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो चौधरी मोहन सलाही ने कहा कि जी देखें, अगर आप हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें तो ठीक है, वरना फिर हम खामोश हों। बाकायदा हमने उनकी ऑफ़र को तस्लीम किया और उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असम्बली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के ख़िलाफ़ जमा करवा दें। तो 9:45 बजे जो है वो जमा हुई और उसके बाद पता चला कि चौधरी साहब ने जो है वो जाके हुकूमत से बात की है। वैसे एक बात है, प्लेयर्स हैं हमारे पास बड़े, मतलब कि लिटरली नेगोशिएशंस चल रही हैं, गप्पें लग रही हैं, चाय चल रही है, लेकिन फैसला क्या होना है दिस कैन बी टोटली ऑपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पर्सन। राना साहब की बात करते हुए कल मुझे यही फील हो रहा था, थोड़े से शौक में भी थे बेचारे। अच्छा, राना साहब शौक में थे और मुझे हालांकि राना साहब से शौक में होना, आपको परवेज़ इलाही साहब को वो नापियां बदलने वाला इंटरव्यू याद है? उसके बाद ये हुआ। अच्छा, उसमें उनका अंदाज और कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उनका अंदाज ना कुछ बदला सा था। ही वाज नॉट that high spirited as he was in the previous interview। और अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है कि पंजाब असेंबली में ग्रुपिंग जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और शदीद किस्म की ग्रुपिंग वहाँ भी है। लिहाजा यही लग रहा है कि परवेज़ इलाही के लिए भी वज़ारत आला को की कुर्सी पे पहुँच जाना, उसको क्लेम कर लेना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इनफैक्ट जरदारी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? वो तो कहते हैं जी हम जैसे चाहेंगे वही आएगा। देखिए, देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्ज़ी की चेंज। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, मुतज़ाद इत्तलात ये भी हैं कि वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही साहब को कहा था कि MQM से तकरीबन हमारे मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं और वो बस अनाउंस कर देंगे, तो वहाँ भी शायद गलत फहमी का शिकार हो गए और मुबैना तौर पर किसी पैगाम का भी तस्करा है और जिसके पैगाम का तस्करा है उस शख्सियत ने अपेरेंटली वो पैगाम दिया ही नहीं। तो किसने कहा कि पैगाम? तो वो मोहन सलाही साहब को किसी ने वज़ीर आज़म के थ्रू शायद तवस्सुत से कोई पैगाम आया, वो पैगाम था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो क्लास होगी, ये वही बिल्कुल चाइनीज़ विस्पर है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बात ये है कि इस सारे हिसार में आ गए चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी साहिबान और पर्टिकुलरली चौधरी परवेज़ इलाही, और वो ये फैसला कर बैठे। अब तो पता ही नहीं क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। खैर, अच्छा उस लेटर की बात बताइए। अच्छा, वो लेटर जो है, लेटर गेट की हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद पहले असद उमर और वफाकी वज़ीर इत्तलात बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को
बाज़ाब्ता इसका मरकज़ी किरदार करार देते हैं और उसके बाद रात को ARY के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हमने करानी नहीं है तहकीकात। हाँ वैसे ये एक बात बनती है, सॉरी, और ये जो उनका स्टेटमेंट था अभी हम आपको सुना भी देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन ये अजीब बात लगती है। मतलब हमारे वजीर आजम को थ्रेट है, मुल्क को थ्रेट है, उसकी तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सब कुछ साइड पे रख दें, पहले उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, लेकिन करानी नहीं है। मगर चंद घंटों के वक्फे से इनके मौक़िफ़ तब्दील से नजर आए। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया, तो उससे पहले चीफ जस्टिस को दिखाना है, बाद में कहते हैं हम मवाद शेयर कर देते हैं अगर हम नाम सामने लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को भी इसलिए दिखाना है क्योंकि वो हमारे मुल्क के बड़े हैं, मतलब कोई रीजन होता है किसी चीज का करने बाज के लिए। एंकर जो है ना, बाज एंकर वो ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये लेटर देखा हुआ है, तो मैं समझ रहा था वो मुल्क के कितने बड़े हैं वो मुल्क के कितने ही बड़े हैं। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ऑफ थी और फिर इसको तो शदीद सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्ट्री को खास कोई इल्म नहीं है। वज़ारत खारजा के सीनियर अफसरान ने कहा है जी कोई तरदीक या तस्दीक नहीं की है। मोहिद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इस टाइम ये लेटर हमारे मुल्क को। ही इज नोवेयर टू बी सीन। अच्छा जी, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, मेज़बान आपस की बात। मुनीब से तो बहुत सी बातें अदालती कार्रवाई से भी मुताल्लिक बात करनी है, लेकिन कल रात की जो लेट नाइट डेवलपमेंट है उस पर ज़रा बात करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही थी चौधरी परवेज़ इलाही की, बहुत एक्चुअली हमें मुनसिफलाई की ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो हमें लग रहा था कि बाज़ लोग इसके बाद चैन की नींद सोए होंगे और बहुत से लोगों की नींद उड़ गई होगी। तो अपेरेंटली शायद चौधरी बिरादरान और पर्टिकुलरली मोना हसन चौधरी परवेज़ इलाही भी उनमें से एक हों। ये क्या हुआ उनके साथ भी, और बाकी तो ऑपोजिशन किसी और तरफ चली गई और वो अकेले हुकूमत के साथ खड़े रह गए। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। ऑन अ लाइटर साइड मैं भी सुन रहा था आप दोनों की कमेंट्री, तो माशाल्लाह जितने चस्के आप ले रहे थे इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर वो भी काफ़ी इंटरटेनिंग थे, और जारी बात है बहुत से लोग आपकी कमेंट्री से इस वक्त खुश भी हुए होंगे। अलबत्ता अगर मोना सलाई साहब आपको सुन रहे हों इस वक्त तो यकीनी तौर पर उनको जरा अच्छी नहीं लग रही होगी ये बात। इसलिए उनको बुरा लगा होगा मुनीब, लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि हम सारे जिंदगी में, आप भी और मैं भी और हुमा भी अब इस पोजीशन में रहे हैं जब हमने अपने माँ बाप से तकरीबन छितरौल खाई और फिर वो फैसले जो है वो उतने स्मार्ट साबित नहीं हुए जितने शायद हम समझते थे, तो और फिर हम अपना समूह लेके अपने कमरों में चले गए हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड मुनीब, देखिए सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से है, ये कल इंडिकेट की जा रही थी पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों की जानिब से कि ऐसा हो जाता है और होने जा रहा है। मदर अब्बास साहब भी ये इस हवाले से यही कह रहे थे कि MQM की ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो अपोजिशन की जानिब भी है, और ये बात बड़ी अच्छी है जो कि मैं समझता हूँ कि पॉइंट आउट की जाती रही। शहजाद इकबाल भी कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी यही कह रहे थे कि और ये बात अपील भी करती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनवेरिएबली इस अलायंस से बाहर निकलना ही था, क्योंकि अगर उन्होंने रीगेन करना है, रिकैप्चर करना है खुद को कराची के अंदर, कराची शहर के अंदर, सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर, तो उनको ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर, तो उनको PTI के अलायंस से बाहर निकलना है। अब जो मामलात उनके स्टिच अप हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसके गारंटोर, जाहिर बात है बाकी जमातें होंगी इस तरह और मामलात के अंदर दूसरी जमातें गारंटोर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका असर नेट इफेक्ट तो आपको भी पता चल गया, वो जो नंबर है इस वक्त बादियो नज़र में वो अपोजिशन का 177 पे चला गया है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई है। इस वक्त अगर देखा जाए टेक्निकली तो इमरान खान साहब हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। अब उसकी जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है वो तो होगी जिस दिन वोट होगा नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। कल डिबेट है पार्लियामेंट के अंदर, और कल अगर ये ऐसा होता है, आज ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हो जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और तो मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी बड़ा क्रूशल होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल टाइप सिचुएशन हो जाएगी, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। और जिस मैसेज की आप बात कर रहे थे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आया था या नहीं आया था परवेज़ इलाही साहब को, वो मैसेज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आम रुकन है, शायद उनकी जानिब से कहा गया, और उनकी मोना इलाही साहब से अच्छी दोस्ती भी है। अब फैक्ट ये है कि क्या इस लिमिटेड टाइम के अंदर आज के दिन इमरान खान साहब कुछ ऐसा करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वापस ला सकते हैं? नहीं, मार्क माई वर्ड्स के शायद गवर्नरशिप, आई मे बी रॉन्ग, बट गवर्नरशिप या मैरीटाइम की जो ये मिनिस्ट्री है, ये इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ ले दे हो सकता था गवर्नमेंट और MQM पाकिस्तान के बीच में। सियासी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़ा
बड़ा बेहतर तरीके से निगोशिएट किया है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात है, उनके लिहाज से देखा जाए तो मैं नहीं समझूंगा कि महज मोनेस इलाही साहब का कोई जिसे कह सकते हैं बड़ा विम्सिकल सा डिसीजन था और उनके दिमागी लहर आ गई और कहा जी कि नहीं बस जिद कर ली कि फौरन वजारत आला हमने लेनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो मसला ये है कि अभी जो अरेंजमेंट हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक लिमिटेड शेयर है। उनको ये पता है कि ये बात फैक्ट है कि 1.5 साल मामला नहीं चलना और 4 या 6 महीने के अंदर इलेक्शंस पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि हो जाए। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है। मुस्लिम लीग नून के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है PMLQ का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पता है कि एट मैक्स हम अगर ये स्टिंट थोड़ी सी इंजॉय कर भी लें वजारत आला की, तो आगे हमें कोई बड़ी चीज हमें नहीं मिलने जा रही। तो ये कुछ एप्रीहेंशंस थी जिनको जहन में रखते हुए PMLQ ने ये फैसला किया कि हुकूमत से 1.5 साल ले लिया जाए, यानी इमरान खान साहब से, और आगे भी उनसे कुछ ऐसी नेगोशिएशन कर ली जाए। अभी तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला। मुनीब ये बताइएगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्राफ्ट है वो लोगों को अपने पास खींच लेते हैं, या वो ही कैन अलाउ मी टू से ही कैन ईट इनटू PTI आल्सो। अगर ये 1.5 साल उन्हें मिल जाता है और वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं, तो वो PTI को भी डेंट डाल सकते हैं पंजाब के अंदर और उनके लोग अपने साथ में ला सकते हैं फॉर द नेक्स्ट regime या फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। बट ये एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, अभी तो आपने दुरुस्त कहा और मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि उनकी अपनी जो चांस है वही जेपर्डी में पड़ गया है, उसी का पता नहीं है। बिकॉज उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया है वजीर आजम को, वो मौजूद है इस्तीफा इस वक्त, लेकिन वो आगे गवर्नर को नहीं गया। ही स्टिल द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और परवेज इलाही साहब को, अगर इमरान खान साहब इनवेरिएबली लूजेस द मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, तो मुझे लगता है क्या मुनीब से जो है ना, मुनीब आपको हमारी आवाज आ रही है? क्योंकि मुनीब ने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ काउंटर सवाल इसलिए भी बनते हैं बिकॉज अब सवाल ये भी बनता है कि परवेज़ इलाही को अब मिलेगा क्या। वहाँ भी उनको तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने अपना एक बंदा जो है, जरदारी साहब कल कह भी रहे थे कि हम एक कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे। नेचुरली नंबर्स उनके ज़्यादा हैं, अच्छा, एक और ट्रिकी बात है। जस्ट थिंकिंग कि व्हाट एग्जैक्टली डिड परवेज़ इलाही गेट। एक और ट्रिकी बात ये कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अभी तक वो मैं जो हूँ पहले ये तहरीक अदम एतमाद से निमट लूँ और उसके बाद ये इस्तीफा गवर्नर को भेज देंगे और उसी दिन वो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ लीजिएगा, एज इन वोटिंग करा लीजिएगा। तो वज़ीर आज़म अपैरेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन से निपटते हुए नजर आ नहीं रहे। निपटना इन अ सेंस कि वो इसमें सुरखुरू होते हुए नजर आ नहीं रहे, तो फिर वो जो इस्तीफा है वो शायद गवर्नर तक कभी ना पहुंच सके। अच्छा मुनीब, हम बीच में बहुत सारे आपसे सवाल करना चाह रहे थे, हमारा आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया। आपने कहा चौधरी परवेज़ इलाही और मोनेस इलाही ने अपैरेंटली कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, लेकिन ये कैलकुलेटेड डिसीजन अब तो बड़ा एज एन वुड इट मेक एनी सेंस नाउ, क्योंकि जरदारी साहब ने कह दिया है कि जनाब हम अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे। MQM ने बाज़ाब्ता दस्तखत कर लिए हैं, उनका अग्रीमेंट हो गया है। अब तो उनकी पोजीशन खासी खटाई में इस तरह भी पड़ती हुई नज़र आ रही है कि वो जो इस्तीफ़ा है वो रखा हुआ है खान साहब ने अपने पास, और उन्हें ये कह दिया था कि हम जनाब तब ये भेज देंगे जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से निमट लूँगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या बनने जा रहा है अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक, तो उसमें से इमरान खान निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो शायद वो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब का जो उनके पास पड़ा हुआ है वो कभी गवर्नर के पास ना पहुंच सके। अब्दुल्ला, क्वाइट पॉसिबल, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो अभी तक लग रहा है, अगर वो मेजॉरिटी खो देते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, तो उनके लिए क्या फायदा है कि वो परवेज इलाही साहब को पंजाब के अंदर वजारत आला दे दें, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक साइजेबल नंबर है PTI के लोगों का, कुछ फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। तो ये समझते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया कि पंजाब के अंदर PTI की ज्यादा सीटें हैं, PMLQ का एक लिमिटेड शेयर है। ये कैसे हो गया कि जी आपने वजारत आला परवेज इलाही साहब को दे दी, और परवेज इलाही साहब कोई बिल्कुल वो कोई डोसाइल सी शख्सियत तो है नहीं, वो एक पॉलिटिकल जायंट है इन हिमसेल्फ, और वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डेंट डाल सकते हैं PTI के अंदर। अगर 1.5 साल उन्हें मिल जाता है, he can do a lot with PTI. He can either make them or break them because he has this capacity. He has Muneeb, this potential. having said that, even within PMLQ, this came as a bit of a surprise. क्योंकि जब ये फैसला कहीं और हो गया और सुबह इन्होंने जाके वहाँ हामी भर दी वज़ीर आज़म के साथ, तो इवन विद इन द पार्टी इटसेल्फ जिनके जो 4-5 स्टॉलवर्ड्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था।
हैविंग सेड दैट, प्लीज ये बता दीजिए कि ये 63A की हेयरिंग्स में मामला किस तरफ जाने वाला है, बिकॉज बड़ा थ्रेटनिंग लेटर जो PIPTI की तरफ से अपने ही मेंबरान के लिए हो गया है, बारिंग देम फ्रॉम अटेंडिंग द इजलास जिसमें वोटिंग होगी, ये किस तरफ आप देख रहे हैं जाते हुए? ये बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी बात लग रही है कि किस तरह मना किया जा सकता है किसी को। देखिए, कुछ चीज़ें ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि एक तो इनकी हर चीज़ के अंदर ना एक हर चीज़ की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अब जैसे उस दिन मैं देख रहा था कि 63A को इन्होंने ऑलरेडी इन्वोक कर दिया और ऑलरेडी जो शो कॉज लेटर थे वो भिजवा दिए टू दी मेंबर्स जो कि मुनरिफ हैं या डिसेंडेंट्स हैं, वो भी इन्वोक हो ही नहीं सकता। पहले आप कोई चीज़ उसका इर्तकाब करेंगे, कोई मुनहरिफ होगा, वोट करेगा खिलाफ, तब उसको करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करके और कहा जी कि नहीं हमने तो शो कॉज भी भेज दिया है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसीजर व्हिच इज टेक्निकली रॉन्ग। जितने भी बड़े मुल्क के बहसीयत कानून के तालिब इल्म के मैं बड़े जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हम बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं, इवन जो इसके ऊपर बड़ा लिमिटेड सा केस लॉ है आप उसको भी जब देखते हैं, ऑल्दो 63A की शक्ल बदलती रही है, तो आपको ये अंदाजा होता है कि कम से कम एक बात जरूर कोर्ट ने कह दी थी कि जो तमाम 63A है या इसके अंदर जो कुछ भी है उसका ताल्लुक उस कार्रवाई से है जो कि पार्लियामान के अंदर होगी। ये नहीं कि कुछ अभी हुआ ही नहीं है और आपने खामखा उसे कर दिया। और ये लेटर जो इमरान खान साहब ने लिखा है, इट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट ऑन एनीथिंग। नो, यू कैन नॉट स्टॉप एनी मेंबर फ्रॉम कास्टिंग अ वोट। अब कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है, जो रेफरेंस है कि वोट अगर वोट कास्ट होगा, will it be counted? The Attorney General feels कि नहीं जी वो काउंट नहीं होना चाहिए, but there is a good solid argument, rather I would say number of arguments which allow the court to actually decipher कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। The Constitution does not talk about the perpetual disqualification. The Constitution does not talk about. Munib, we'll have to. Right, Munib, we'll have to leave it at that. We are short on time. बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए। वो खत वजीर आजम का था जो कि बड़ा वायरल हुआ हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने मेंबर्स को एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग की डायरेक्टिव दी है। अब उसकी कोई लीगैलिटी होगी कि नहीं होगी, बट इट्स इन बैड टेस्ट। मतलब वो आपको वैसे ही पढ़ के ज़रा अजीब सा लगता है कि हर चीज़ की जा रही है कि किसी तरीके से कोई बदलाव, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का खासा है। मुझे नहीं पता खासा क्या होता है, बट एनीवे इस वक्त मुझे ये पता है कि ब्रेक है, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। क्रिकेट की बात करते हैं और पूरी एक डिटेल है हमारे पास, लेकिन बताना ये है कि हम हार गए हैं, तो इट वाजंट अ वेरी गुड मैच। अच्छा, आप इससे पहले कह रही थी मुझे कल जो हुआ बुरा हुआ, मुझे लगा आप MQM की ऑपोजिशन के साथ जाने की बात कर रही हैं और हुकूमत के लिए तो सर्टनली एक सेटबैक हुआ ही, लेकिन क्रिकेट में भी सेटबैक ही हुआ। बुरा कहूंगी, अच्छा कहूंगी, जिस पे अवाम मैटर करती है। अब जो इस वक्त जो हुकूमती सर्कल्स में जो हो रहा है ना, आई डाउट कि अवाम का कोई लेना देना है उस चीज़ से, और अवाम को दिल में रख के कोई फैसले नहीं हो रहे। तो हम क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, और हमारा टॉस जीतना भी काम न आया और एक सेंचुरी और सेंचुरी भी काम न आई, और शाहीन नहीं थे और इतने ज़्यादा रन्स का पहाड़ खड़ा हो गया और सब कुछ ही अजीब सा हो गया, और पहला वनडे ODI मैच हम हार गए हैं 88 रन से। जी, टारगेट था 314 और 46th ओवर में हम आउट हो चुके थे। वैसे ये मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ, 46th ओवर, आई एम सो यूज्ड टू द 2020 फॉर्मेट कि ये 50 तो लगता है टू मच ही हो गया। इतना सब्र भी नहीं रहा ना आप जिंदगी में, बिल्कुल भी नहीं हो, फिर बैठे रहो इतनी देर के लिए मैच देखो और फिर एंड में आ जाओ, फिर इन्वॉल्व भी इंसान हो जाता है ना, और फिर आई एम श्योर कि फिर वो प्लेयर्स अच्छा, जब से मैंने ये फैसला किया कि मैं मैच फॉलो करूंगा, उस वक्त मैच ही खत्म हो गया। लो वैसे इतनी जल्दी नहीं हुआ था, मतलब 4 ओवर ही रह गए थे और 225 ही हम बना सके। अच्छा जी, सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू, व्हाट वेंट रॉन्ग विद अस यस्टरडे? जनाब, जिस तरह इस्लामाबाद में चल रहा है ना कि बहने टीम में रहना है, इसी तरह जो है पाकिस्तान टीम में चल रहा है कि जी हमने टीम में रहना है। मतलब पाकिस्तान को जिताने वाली बात नहीं की कल। देखें, सबको पता था कि 316 रन 15 रन चेस 13 रन चेस कर रहे हैं, तो वो आपको उस हिसाब से खेलना चाहिए था। उनका लड़का 100 करता है 70 बॉलों में, हमारा वाला करता है तकरीबन 90-92 बॉलों में। इस तरह नहीं होता। फिर बाबर भी बहुत स्लो खेले। हमने शुरू से मैच जीतने का रिदम नहीं बनाया। आपने सारा दारोमदार ये रखा था कि हम विकेट सेव करके रखेंगे, आखिरी के अंदर जाके हम 10 रन का भी चेस कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। देखिए, रिजवान जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर वो जब भी T20 में बहुत अच्छा खेलते हैं, वो नए गेंद को खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं।
तो अब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं क्या उसको ओपन ही करना चाहिए, क्या वो यूजफुल होता है सफ़ेद गेंद से नीचे की तरफ नीचे आकर खेलना। इसलिए कि जिस स्टाइल से रिजवान खेलता है और हमें T20 के मैचेस जिताता है वो नए गेंद पे करता है। तो बहुत से सवाल अब उठने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल थोड़ा हम स्लो खेले, थोड़ा सा टीम में रहने के लिए खेले, और सिर्फ देखें ना, इमाम की 100 विल बी 100 हर जगह नजर आएगी, रिकॉर्ड बुक पे नजर आएगी, आज से 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी। बट पाकिस्तान की हार भी तो हार ही रहेगी ना। मगर पाकिस्तान के लिए काम नहीं है, हमें उस रिदम से खेलना चाहिए जिस रिदम से हमने चेस करना है। अच्छा, हम अगले मैच के लिए क्या करें सिकू? कुछ आर देयर सम चेंजेस दैट यू प्रपोज दैट वी शुड डू? देखें, हसन की जगह अगर आप सब, एक तो पहले हसन की जगह आप बदलेगी, मुझे नहीं पता शाहीन फिट है नहीं है। शाहीन को वैसे तो हम सबका ख्याल है कि उनको जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए उनको रेस्ट देना चाहिए, ताकि हमें पोटेंशियल तो पता लगे हमारे दूसरे लड़कों का क्या है। हमारे पास जो है मूसा भी है, नसीम शाह भी है, हमारे पास धानी भी है, हमारे पास ये लड़के मौजूद हैं, तो हमें इन लड़कों को रेस्ट देना चाहिए। हसन अभी रेगुलर खेले जा रहे हैं, शाहीन को रेस्ट देना चाहिए। स्पिनर्स का प्रॉब्लम ये है कि उससे ये जाहिद डेब्यू किया, जाहिद को आप पूरे मैच खिलाएं ताकि उसका पता चल जाए कि क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है या मैं आगे किसी और की तरफ देखना चाहिए। फिर हमें एक रेगुलर स्पिनर ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आसिफ अफरीदी को खिला दें जो उनके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर नवाज थे, इसलिए कि देखें उनके दोनों स्पिनर्स ने गेम बनाया, एक ने 4 आउट किए, एक ने 2 आउट किए। तो हमें इस लिहाज से जो है थोड़ी इज्जत चेंज करनी चाहिए। अब बैटिंग के अंदर क्या होना है यार, ये बहुत बड़ा एक मसला हो गया है। अब समझ में नहीं आता कि साउथ शकील। अच्छा सिकंदर, आपको लगता है कल शादाब को खिलाना चाहिए था? नहीं, वो तो अनफिट है ना, उनका एक मसला चल रहा है ग्रोइंग का। वो तो 100% खेलते हैं वाइट बॉल पे, वो तो वाइस कैप्टन है, मगर उनका ग्रोइंग का मसला चल रहा है जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो इसलिए उनको नहीं खिलाया। तो शादाब का ना होना थोड़ा फर्क पड़ता है। मगर आप ये तो देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम में 6 लड़के, उनके 5-6 लड़के ना मार्श खेल रहे, ना स्मिथ, ना वार्नर, ना कमिंग्स स्टार। बात तो ये कि उनके तो स्टार प्लेयर्स ही नहीं थे। कोई इतनी ए लिस्टर किस्म की टीम नहीं थी कि बिल्कुल भी नहीं थी, उनके अपने प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद वी weren't able to perform। देखें, हमने जो है ना चेस करने का जो एक रिदम होता है ना उसको नहीं रखा। हम अपने आराम से खेलते रहे कि आखिरी में जाके मारेंगे, इस तरह रिदम बना के रखना पड़ता है। जिस तरह हेड ने कल बैटिंग की है, उसने शुरू से जो कुट लगानी शुरू की और उसने जो है 6 ओवर में 100 रन हो चुके थे। 6 ओवर के अंदर उन्होंने 100 रन कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये तो बहुत, सॉरी नॉट 100, 13 ओवर में 100 किए उन्होंने, हमने 20 ओवर में किए। तो रिदम जो है वहीं से खराब हुआ था। उन्होंने 50 किए 6 ओवर में, हमने किए 50 10 ओवर में। तो हमने शुरू का जो रिदम होता है ना, जो फील्डर्स अंदर होते हैं, वहां से बनाना चाहिए। और अब वो जमाना नहीं रहा है 10 ओवर में 50 रन करने वाला इन ओडीआईज। वो दिस इज लाइक वेरी 1990s। अच्छा, क्विकली हमें बता दें, बाबर का एक रिकॉर्ड जो पहले एशियन बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई में सबसे ज़्यादा तेज़ 4000 रन मुकम्मल किए हैं। सो यू नो, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ गिफ्टेड। Congratulations on that। 2-3 प्लेयर है ना हमारे पास, 3 प्लेयर इस वक्त वर्ल्ड क्लास हैं जिनको पूरी दुनिया मान रही है, बाबर, रिजवान और शाहीन। शाहीन नहीं खेल रहे, बाबर और रिजवान वहाँ मौजूद है। बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर पड़ोस मुल्क से सवाल उठने लगे हैं कि जी वो 70 गेंदों में अगर वो 50 करेंगे तो फिर क्या होगा। 72 गेंदों बॉलें लिए उन्होंने, 57 किए, उनकी स्ट्राइकिंग रेट जो है 79 की है। तो सब ये कह रहे हैं कि जी आप जितने भी रन्स कर लें, मगर टीम को जिताने के लिए तो खेलना चाहिए ना। एक शख्स को टीम को जिताने, वो कप्तान है, कप्तान को तो टीम में रहना की फिक्र नहीं होनी चाहिए, उसको तो टीम को इस पोजीशन में लेके आनी है कि वो जीते। तो इसलिए जो है सिकंदर, एंड वी आर होपिंग कि ये जो फीडबैक है ये सारी टीम को पहुंच भी जाए, और खास तौर पे क्योंकि बाबर से एक्सपेक्टेशंस भी हैं। सो कल का मैच जो है वो बेहतर हो। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, तो ये तो हमारा एक ड्रॉप सीन हो गया कल वाला, लेकिन देयर इज ऑलवेज अनदर मैच, सो वी कैन डू बेटर। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। देयर इज ऑलवेज अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, वही लोग कह रहे हैं कि आज मैं ज़रा ज़्यादा चहक रहा हूँ, तो चहक इसलिए रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। हाँ, वो आपको जो मेरे साइनस में सिवियर इश्यूज हुए हुए थे। सो आज कुछ बेहतर है, अल्लाह मियां कुछ बेहतर ही रखे इसको। कल तो बिल्कुल बात ही नहीं हो रही थी, तकलीफ में था। तो लिहाजा यहाँ चहक नहीं रहे, बस बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल है हमारा। दिस इज हाउ वी नॉर्मली आर एवरी डे, एक्सेप्ट yesterday and day before yesterday because I was in a lot of pain while I was speaking. And then when one of us is like इस किस्म की सिचुएशन हो तो दूसरे के पास क्या बात करे, तो लिहाजा मैं भी खामोश होगी। सो आज कुछ तबीयत बेहतर है और दर्द नहीं हो रहा यहाँ पे साइनस में शदीद।
कुछ मसला हुआ था, इसलिए आज बोला जा रहा है एटलीस्ट। ट्रीटमेंट इज ऑन। अच्छा जी, सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। बहुत सी बातें हमने करनी है और डिसाइफर कर रहे हैं कि कल रात की डेवलपमेंट्स के बाद हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है। आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान नंबर गेम का समझे कि जो ये मैचेस आजकल चल रहे हैं ना क्रिकेट के, यहाँ भी एक मैच ही चल रहा है, मुकाबला अपनी जगह, लेकिन एक बात पर दोनों में किसी हद तक इत्तफाक है और वो है जल्द आम इंतखाबात कराना। तो ये दोनों साइडें जो हैं ये चीज़ मेंशन कर चुकी हैं कि अर्ली इलेक्शंस किए जाएं वफाकी वज़ीरों की तरफ से। दोनों साइडों में मुस्लिम लीग नून तो सर्टनली इस बात पे एडमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इससे पहले जब हमारी भी बिलावल साहब से बात हुई थी और इससे पहले भी वो कह चुके हैं, वो कहते हैं कि कुछ तरमीम की जाएंगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएंगी, तब तो इलेक्शन हो सकते हैं। और शाहिद काका अब्बासी साहब ने कहा था कि जी किसी किस्म की रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन में भी इस बात पे इख्तिलाफ है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बस हज के फौरी बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। मतलब उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई भी कर दिया कि व्हाट ही हैज़ इन माइंड, और इसमें तहरीक इंसाफ ही का फ़ायदा होगा, ये उनका मानना है। ज़रा सुन ले उन्होंने क्या कहा। मैं खुद इलेक्शन का हामी हूँ, इलेक्शन फौरी होनी चाहिए, हज के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक अच्छा सा बजट इमरान खान दे और उसके बाद हज के बाद इलेक्शन हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। ये अर्ली इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा और मैं हज के बाद इलेक्शन देख रहा हूँ। मैं बहुत पहले ये कह रहा हूँ कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत काफ़ी बेहतर है और मेराज पे है, लेकिन इमरान खान ने मुझे कहा तो जलसे में ना कह देना, कल हमारी बातचीत जो है, मामलात जो चल रहे हैं। अच्छा, पता है क्या है, शेख साहब बरमला ये टीवी पे बैठ के कहते हैं कि बेरोज़गारी, महंगाई और अवामी मसाइल ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा था, लेकिन अब अपोजिशन की इस मूव की वजह से अटेंशन, अपेरेंटली वो कहना यही चाह रहे हैं कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो गई और इमरान खान दोबारा मकबूल हो गए, इसलिए अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान दोबारा आ जाते हैं तो हम अवाम और हम समेत अवाम, जो हम अवाम हैं, मैं ये सोच रहा था कि बैठे हुए कि इन लोगों को पता है और हम इतने सादा और मासूम हैं कि टीवी पे बैठ के हमें बता भी रहे हैं कि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मसाइल भी हैं, मौशी हालत बेड़ा गर्क भी है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अब ये अपोजिशन ने हमला किया है या ये मोशन लेके आई है, इसलिए मकबूलियत ज़्यादा है। तो वो तमाम हम अवाम कितने मासूम हैं कि जो हमारे जो हकीकी मसाइल हैं वो हम सारे पसे पुश डाल देंगे और एक ट्रक की बत्ती के पीछे दोबारा लग जाएंगे। शेख साहब ये कहना चाह रहे थे बेसिकली इन अ नटशेल। वैसे शेख साहब इज़ नॉट द ओनली वन। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का भी कुछ इस किस्म की सोच है, ज़रा सुन लें। खान साहब, इलेक्शन तो अगले साल है, दिल मेरा ये कहता है कि खान साहब इलेक्शन कॉल कर ही लो, इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। सो ये सारी सूरत हाल है। अब इस पे देखना है कि क्या होता है। अब चूँकि MQM की कल की डेवलपमेंट के बाद क्या फ़ैसले किए जाते हैं, क्या ये जो अब नई गवर्नमेंट बनेगी जो अपेरेंटली लग रहा है कि बन रही है, क्योंकि MQM हैज़ साइडेड विद ऑपोजिशन, उसमें टेन्योर पूरा करने की बात होती है या फिर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की बात आती है। सीनियर रहनुमा JUIFA हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PDM की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, अब शेख साहब वज़ीर दाखिला हैं, एक बड़ी मोतबर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जनाब हज के बाद इंतखाबात करा दिए जाएँ, यानी अब 4-5 माह बड़ी ईद के फौरी बाद। तो जो तजवीज़ सामने आई है, इस पे आप लोगों ने कुछ सोच विचार की है? वुड यू वेलकम दिस या फिर फेवरेबल लग रही है आपको? आज जब 4 साल हो गए, शेख रशीद को ये एहसास हुआ, बल्कि ये यकीन हुआ कि इमरान खान की हुकूमत, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप अब नहीं रहेगी, उनका जाना, उनकी रुखसती अब लाजिमी और ज़रूरी है। ये कौम का डिमांड भी है और मुत्तहिदा अपोजिशन के नंबर्स भी पूरे हैं। अब शेख रशीद इस वक्त अगर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और उनकी तजवीज़ है, न मुत्तहिदा अपोजिशन शेख रशीद की बात को तरजीह समझते हैं, न उनको देकर फैसले करते हैं, न शेख रशीद को इतनी हैसियत दी जाती है। बराए नाम वज़ीर दाखिला है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ैसले हमने अभी करने, पहले हमने इमरान खान को समेत शेख रशीद इसको रुखसत करना होगा, इसको बनी गाला तक और शेख रशीद को लाल हवेली तक महदूद रखना होगा
और हो सकता है जेल भी जाए, ये नौबत भी आएगी। लेकिन फ़ैसला हमने करना है अभी कि इलेक्शन कब होगी। इंशाल्लाह अर्ली और जल्द अज जल्द 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में इस्लाहात भी होंगे और मुल्क में इलेक्शन भी होंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, अपोजिशन वालों को इलेक्शन जल्दी चाहिए, लेकिन शायद EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट्स की जो बात हो रही है उसके साथ नहीं चाहिए। तो आप ये बताइएगा कि क्या इस मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और ऑब्वियसली इलेक्शन जल्द हो जाए, बेशक मशीनों के तहत ही हो जाए? मुत्तहिदा अपोजिशन ओवरसीज़ को वोट देने के हक़ में है। मुत्तहिदा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के हक़ में है, इलेक्शन रिफॉर्म की, लेकिन कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ तमाम पार्टियों की। आपको बखूबी याद है और कौम को भी याद है 2017 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, PMLN की हुकूमत थी, उस वक्त भी इलेक्शन रिफॉर्म हुए, इंतखाबी इस्लाहात हुए, लेकिन मुशावरत के नतीजे में, कंसेंसस के ज़रिए से, गुफ्तगू शनीद के ज़रिए से तमाम पार्टियों की, ख्वाह हिज़्ब इख्तिदार की पार्टियाँ थी या हिज़्ब इख्तिलाफ, यूनानिमसली वो इंतखाबी इस्लाहात उन्होंने ऐवान ज़ेरी से भी और ऐवान बाला से भी, पार्लियामेंट से भी और सीनेट से भी पास कराया, मंजूर कराया। क्या ये माहौल इमरान खान ने और सरकारी पार्टी तहरीक इंसाफ और इनकी अलाई ने ये माहौल क्यों पैदा नहीं की? पूरी अपोजिशन को बिल्डोज़ करके, उनकी राय को बिल्डोज़ करके इंतखाबी इस्लाहात कैसे मुमकिन है? और इलेक्शन कमीशन भी ने उन इंतखाबी इस्लाहात पर 37 सवालात उठाए, आईनी और कानूनी सवालात उठाए। लिहाजा जब इमरान खान को हम फारिग करेंगे और उसके नतीजे में एक नई हुकूमत आएगी, वो इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर करेंगे, वो EVM को भी सामने रखेंगे, ओवरसीज़ की वोट का हक़ भी सामने रखते हुए कि उसको हम किस तरह ओवरसीज़ को वोट का हक़ दे सकते हैं। अच्छा चलें, ये सियासी मामलात, इलेक्शन के मामलात तो डिस्कस हम करते ही रहेंगे। ये बताइएगा हाफिज़ साहब कि इस दौरान ही, इस सियासी गहमा गहमी में ही वज़ीर आज़म ने ख़त का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है, इसका मतलब है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई वाकई बात है और वाकई इसमें सदाकत पाई गई, तो आप लोग सब सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रख के, उसको पीछे छोड़ कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साथ देंगे इस आलमी साजिश का मुकाबला करने के लिए? क्या मुझे बता सकते हैं कि ख़त के ज़रिए कोई किसी को धमकी दे कि मैं आपको कत्ल करूँगा या आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा, मेरे ज़िंदगी के दर पे है बैनुल-अक़वामी आलमी क़ुव्वतें? क्यों आपने आलमी क़ुव्वतों की, आलमी क़ुव्वतें कौन है, किसकी बात आप करते हैं? अमेरिका की, यूरोप की, मगरब की? आपने तो इनकी उन क़ुव्वतों की, अमेरिका और यूरोप की वो ग़ुलामी की तुमने, वो बंदगी की तुमने कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी हुक्मरान ने की हो तो उसमें, उस फहरिस्त में एक आप शामिल है। आपने अमेरिका के कहने पर कश्मीर बेच दिया, नरेंद्र मोदी के हवाले की। आपने अमेरिका के कहने पर CPEC को बंद रखा गया, उस पर काम नहीं चल रहा। आपने अमेरिका के और IMF के कहने पर उनके डिक्टेशन में पार्लियामेंट में कानून साजी की तुमने। उस कानून साजी के नतीजे में स्टेट बैंक, आपने पूरी मईशत पाकिस्तान की आपने IMF के हवाले किया। IMF किसका इदारा है? आपने UN सिक्योरिटी कौंसिल में भारत को वोट दिया। ये तो सारे वो काम है जो आपने किए जो अमेरिका की ग़ुलामी की ज़मीन में आते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि बैनुल-अक़वामी आलमी साजिश है, पहले ये आप साबित है कि आप उनके दुश्मन कब थे, आप तो उनके ग़ुलाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमसे बात कर रहे थे और अपना ओपिनियन भी दे रहे थे। ये ख़त वाला मामला जो है ना, वो सारे ही ज़रा इसके बारे में परेशान भी हैं, क्यूरियस भी हैं। ऑब्वियसली देखें, ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसलिए एवरीबडी हैज़ अ राइट टू नो कि उसमें है क्या। इंडीड। तो और बहुत सी अहम तजावीज़ सामने आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तजावीज़ तो सामने आई थी। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इन कैमरा सेशन बुला लें पार्लियामेंट का, उसमें डिस्कस कर लें। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने ना बताना है किसने भेजा है, ना हमने मतन बताना है, तो और हम तहकीकात भी नहीं चाहते। तो आप हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या?
अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं, हमें सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अतर। ये बताइएगा कि ये बहुत से वज़ीरों से अब तो हम ये ज़रा पॉपुलर बात होना स्टार्ट हो गई है कि इंतखाबात जो हैं वो हो जाने चाहिए, शायद द टाइम इज़ राइट। हुकूमती वज़ीर ये कह रहे हैं अगर वो इतना ही संजीदा है तो फिर ये जोड़ तोड़, ये कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, इस पर बात क्यों जा रही है? फिर आवाम को इससे ज़रा रिलीफ दें और करा दें इलेक्शन, अगर यही चाहते हैं आप लोग सारे। देखिए, इंतखाब तो तब ही होंगे ना जब हुकूमत फैसला करेगी अपोजिशन के साथ मिलके, इसलिए कि इस वक्त तो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। इमरान खान साहब ना असम्बलियां तोड़ सकते हैं ना वो इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। जब और तक कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता ना मिल के फैसला करने का हुकूमत और अपोजिशन का। मतलब सलाम दुआ के जहाँ रवादार ना हो लोग दोनों तरफ से ही, तो फिर तो कोई बात हो ही नहीं सकती आई गेस। जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि इस वक्त तक तो वो कोई आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए कि जब तक ये तहरीक अदम एतमाद का मरहला हल नहीं होता इंतखाबात की तरफ जाना मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में तो उनका हाल भी वही होगा जो माजी में दूसरी जमातों का होता रहा, उनको महदूद कर दिया जाएगा चंद सीटों तक। ईवीएम का जिक्र आप कर रहे थे अपने पिछले जो आपका सेगमेंट था उसके अंदर भी, ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इमरान खान साहब ये समझते हैं उनकी जमात के लिए, लेकिन दूसरी जमातें उसको मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के हक में होगा कि वो अर्ली इंतखाबात में इस सूरत में चले जाएं। हाँ, तरीके अदम एतमाद के बाद अगर वो जाते हैं चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। इस मौके के ऊपर जाना जो लोग इस मौके से मुराद यही है अतर साहब हमारी कि जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं हज के बाद इलेक्शन करा लें, वो हालांकि कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त तो पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, तो अगर जाएंगे तो भाई जरा बैंक के साथ वापस आएंगे। अतर साहब कल हमारी तो लेट डेवलपमेंट रात गए डेवलपमेंट के बाद क्या समझते हैं बेहतर क्या है? MQM नाउ इज़ एन अग्रीमेंट विद ऑपोजिशन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सबने मिलकर साइन कर लिया है। हुकूमत को नंबर्स गेम में शिकस्त बज़ाहिर अब तक की सूरत हाल आज वी स्पीक, क्योंकि हर सेकंड ऑल तो सूरत हाल बदल जाती है, उनकी हुकूमत की नाकामी अपेरेंटली सबको नज़र आ रही है। तो क्या मोतबर रास्ता होगा? इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें या फिर ये वोटिंग होनी चाहिए? क्या इस पे राय है आपकी? आई थिंक इस वक्त तो पोजीशन ऐसा ही लगता है कि हुकूमत के नंबर कम पड़ जाएंगे उस दिन, इस वक्त की सिचुएशन तक। लेकिन मोतबर तरीका यही है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल रिजाइन नहीं करना चाहिए। इनको कहें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करें और कामयाब करने के बाद फिर इनसे कहें कि आप चलाओ हुकूमत, फिर देखते हैं ये कितनी चीज़ें सस्ती करते हैं, फिर देखते हैं इनके पास कितना बड़ा प्लान है, माशी प्लान है, क्या चीज़ वो चेंज करेंगे जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सिर्फ जो आवाम की तरफ तवज्जो रखे। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को कहीं से किसी जगह से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इसी वजह से वो आवाम के पास जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए और चलने देना चाहिए इस सारे अमल को। अच्छा, सारे अमल को जल्दी से अपना ओपिनियन उस खत के हवाले से भी दे दें, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी बात हो रही है। मतलब और इतनी चीज़ें हो रही थी कि वो खत भी बीच में आ गया, वो ऑथेंटिक है, डिस्ट्रैक्शन है, कुछ पता इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर इट। तो कोई आपकी नज़रों से कुछ ऐसी बात, कोई खत कुछ गुजरा है कि आपको ज़रा नॉलेज हो जो शेयर कर सकें? देखिए नहीं, मैंने तो वो खत नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं, इस तरह की मरासले होते हैं। जब विकी लीक्स हुई थी तो उस वक्त भी हमने देखा था कि दुनिया में किस किस्म की चीज़ें भेजी जाती हैं दूसरी हुकूमतों को, और वो कभी भी ना पार्लियामेंट में शेयर होती हैं ना मीडिया पे शेयर होती हैं। वो तो विकी लीक्स हो गई तो हमें पता चला। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। ममालिक एक दूसरे को इसी तरह धमकियां देते हैं। कल ही सदर बाइडन ने कहा कि हमें रूस में भी रजीम चेंज चाहिए, पुतिन को अब इक़्तिदार से अलहदा करें। तो अमेरिका, उसके इत्तेहादी और मगरिब के तो ये पुराना वतीरा रहा है, जो बंदा उनको पसंद नहीं होता उनकी ख्वाहिश होती है कि उसको चेंज किया जाए। मगर देखें, अगर इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आ रही है, दिस नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, तो इसमें तो अपोजिशन भी ये कह चुकी है कि अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और पूरी कौम भी और पूरा मीडिया भी साथ खड़ा होगा वज़ीर आज़म। और अच्छा, खास तौर पे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस खत को बहुत सीरियसली लिया है, तो विच मीन्स कि ये सीरियस नेचर का है, इसीलिए उन्होंने चले हमें ना दिखाएं, मीडिया में ना शेयर करें, तो जो मोतबर इदारे हैं उनमें शेयर करें, पार्लियामान के कुछ बड़े लीडरान को दिखा दें ताकि सब ऑन बोर्ड तो आए। मतलब ऐसे तो नहीं ना कि मैंने जलसे में तो दिखा दिया लेकिन मैं नहीं उसके बाद बताऊंगा कि क्या है। देखिए, वो ये कहते हैं कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी हमने दिखा दिया है और जो हुकूमत की टॉप की लीडरशिप है उन्होंने भी देख लिया। अब पीछे रह कौन गया? पीछे पंजाब पुलिस ही रह गई है। अब हुकूमत उनसे पूरी मतलब कमाल है अतर साहब, आप कह रहे हैं पीछे कौन रह गया है।
कोई फिर मेरा ख्याल है कि अगर कौमी सलामती के इदारों को देख लिया है तो फिर ISPR को इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि कौमी सलामती का मसला है, ठीक है। और मतलब फवाद चौधरी कहते हैं हम कुछ भी नहीं बताएंगे, हम तहकीकात भी नहीं चाहते इसकी, मतलब किस पार्लियामान में से किसी ने नहीं देखा। दिखाएंगे। एनीवे, दिस इज ऑल्सो समथिंग अदर, सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बट ये जो सवाल हम सामने ला रहे हैं ये सवाल वैलिड है, तो इनका जवाब कहीं ना कहीं से, और ऑफ कोर्स हुकूमती इदारों से, वज़ीर आज़म से जवाब मिलना चाहिए कि ये ख़त, क्योंकि ये इट इफेक्ट्स ऑल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल पाकिस्तानीज़। अच्छा जी, इस पर हम मज़ीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि ब्रेक भी लेनी है, सो हाउ अबाउट दैट। अच्छा, हम जो है ना इस पे ज़रूर बात करना चाहेंगे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे ज़रा मायूब सी लगी है अतर साहब की बात, कि कह रहे हैं जी सबने देख लिया। किसने देख लिया भाई? मतलब किसने देख लिया एक्सेप्ट इमरान खान साहब और उनके चंद दोस्तों के अलावा, और एक आध एंकर जो कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत पहले, क्योंकि मैं मुल्क का बड़ा हूँ। हाँ, उनका ये भी कह रहे हैं, ये वो ख़त है। और ऑन अ सीरियस नोट, डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस जो बाकी पार्टीज में हों, और सबने ये कहा भी है, और सबने ये कहा भी है, इस पे यूनाइटेड होना चाहिए और इसके हवाले से बात होनी चाहिए। अच्छा, हम जरा वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, उनके स्टाफ में से कोई सुन रहा है तो प्लीज़ ज़रा हमारा फ़ोन उठाएं, और बात ब्रेक करनी ले रहे है। हैं, टाइम भी हो गया बीच में। वेलकम बैक भाई। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ ऐसे वालिदैन से जो अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्रों में पता नहीं कहाँ इंटरनेशनल मुकाबलों में ले जाते हैं और बच्चे जीत भी जाते हैं। आई विश हम भी कुछ कर सकें, हम भी कुछ कर सकें अपने बच्चों के साथ ऐसा। लेकिन माँ बाप का भी बड़ा एक एस्पिरेशंस होनी चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए बच्चों के साथ कि वो डाल देते हैं। तो बात हम किसकी कर रहे हैं जी? पाकिस्तान की कम उम्र अनाया डार बच्ची का नाम है। उन्होंने अबू धाबी में इंटरनेशनल जिजित्सु जिसका नाम नहीं लेना आ रहा हूं मां को, उन्होंने मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया, मैं 6 बार कहूंगी, भी वेट करो। जिजित्सु जुत्सु नहीं, जित्सु भाई वो जीत लिया है। जिजित्सु जिजित्सु मैंने कहा जी नहीं है, जुजित्सु है। जिजित्सु। अच्छा मेरी बात सुने, अनाया जो है ना सर पे हाथ मार रही है हमारी, ये क्योंकि हमसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, वो कर रही है और जीत लिया, जीत लिया, गोल्ड मेडल भी ले लिया, जीत लिया है। और उन्होंने ये कामयाबी जो है 128 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कामयाबी और हराया भी है। 7 साल की है बाय द वे अनाया। सो शम्सा और लतीफा को हरा दिया है, और लतीफा को ये लतीफे भी सुना के आई हैं। तो ये हमने ब्रेक में पूछा था। अनाया, बहुत ही खुशी हो रही है आपसे मिलके, कमाल आपने काम किया है। लेकिन बेटे कितने अरसे से आप ये मतलब कितने साल की थी जब आपने कहा कि जी ये खेल है जो मैंने करना है? मैं 7 साल की मैं 6 साल की थी जब से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स और BJJ स्टार्ट की है। अच्छा, MMA स्टार्ट की है भाई। अच्छा, तो ये किस तरह स्टार्ट की? आपने कहीं देखा था या अबू अम्मी भी मिक्स मार्शल आर्ट्स में हैं? किस तरह आपको पता चला कि ये चीज़ है जो मेरे लिए सही है? बाबा ने पहले जिजित्सु का हमें पहले नहीं पता था। जब हम लोग जिम पे आए, मैं एक मूवी देखती थी, इसका नाम है सुल्तान। उससे तो मैं जब फर्स्ट टाइम जिम गई थी, वहाँ पे एक ऑक्टागोन था। वहाँ पर मैंने बाबा से कहा था कि मुझे यहाँ पर लड़ाई करनी है, क्योंकि सुल्तान भी वहीं पे लड़ाई करता था। इसलिए मैंने बाबा से कहा। बाबा ने पहली दफ़ा पे ही हाँ किया। इतनी मुझे आपकी प्यारी बात लगी। देखिए, इंस्पायर इंसान कहीं से भी हो सकता है, और किसी मूवी कोई अच्छी ठीक ठाक हो तो बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिलती है। अच्छा, फिर आप माशाल्लाह फिर इतनी प्रैक्टिस की, इतनी अच्छी हो गई कि आप अबू धाबी पहुंच गई मुकाबले के लिए। मेडल दिखा रही हो आप हमें? जी, मेडल गलती से टूट गया। टूट ही गया? कोई बात नहीं, घर जाके जोड़ दूंगी फिर से, कोई मसला ही नहीं है भाई। तो मेरा ख्याल है वो हुक से निकला होगा इनाया, वो टूटा नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये तो आप जोड़ी लोगी, मतलब आप क्या। अच्छा, इनाया ने जो है ना 4 साल की उम्र में हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी थी, 6 साल की उम्र में MMA की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो इनाया इसमें तो चोट वगैरह भी लगती है आई एम श्योर ट्रेनिंग के दौरान। तो आपको कौन सिखाता है? आपके कोई कोच हैं? और आपका जो मुकाबला, जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, ये और भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं आपकी उम्र के जिनके साथ आपके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं? हाँ जी, और भी बच्चे हैं। वंडरफुल। तो कभी चोट लगी है? आते हैं।
पूरी दुनिया से अब्दुल्ला आपको नहीं पता, पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं। मुझे बताओ अनाया, कभी कोई चोट लगी है, कोई दर्द हो गया हो, कोई गिर गई हो, किसी ने कोई जोर का मार दिया हो? जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे जब तो नहीं लगी, लेकिन जब कोच से खा रहे होते हैं जब बहुत लगती हैं पूरे। अभी आप मेरे टांगे देखेंगे पूरी जगह पे नील पड़े हुए हैं। ओह गॉड, ये तो बड़ी टफ ट्रेनिंग है। तो खाती पीती क्या हो, आपकी डाइट में क्या है, क्योंकि आपको तो बड़ा स्ट्रॉन्ग और टफ होना है। क्योंकि आजकल सब माँ बाप का परेशानी है कि बच्चे खाते नहीं हैं कुछ सही से। तो क्या खाती हो आप? फ्रूट्स। बेस्ट चीज तो यही है वैसे। और क्या खाती हो? दूध पीती हो? सुबह के टाइम अगर नान चने हो तो नान चने भाई मैं तो कहता हूँ छोड़े सारा कुछ, नान चनों की बात करते हैं। सुबह के टाइम ये नान चनों का असर है। बेटा हम पहुंच ही रहे थे इस बात पे, जो नान चने ना खाए ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं बन सकता MMA फाइटर, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। तो लिहाजा ये आपने बहुत अच्छी बात की और ये हम बार बार लोगों को बताएंगे। जल्दी से बता दो कि स्कूल में तो बाकी आपके क्लास फेलोज वगैरह तो बड़ी इंप्रेस होते होंगे। डरते नहीं है आपसे वैसे? कभी किसी को काहे लगा दूंगी यार, यहाँ पर भी बेचारे अबू बकर को ही बुलाना पड़ेगा। ये कौन है बेचारा अबू बकर? नहीं, अबू बकर को आपने लगाई थी क्या कभी? लगाई नहीं, बस डराया है। हाँ, डराने तक रखो, मेरा ख्याल है लगाया ना करो। लड़ाई तो नहीं, मारना नहीं चाहिए, लेकिन डरा के ही रखना चाहिए। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी। वैसे आपकी क्लास में? Yes, he's in the class, और अक्सर क्लास में ही तो डराना पड़ता है। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, ये लतीफ़ा और शम्सा को जो इसने हराया है अबू धाबी में जाके, ये आराम से हरा लिया या जरा आपको उन्होंने भी ठीक ठाक कंपटीशन दिया? शम्सा ने टफ कंपटीशन दिया है और लतीफ़ा को मैंने 15 सेकंड्स पे हराया था। लतीफ़ा को हंसते खेलते लतीफ़े सुनाते हुए हरा दिया। आपने कहा तुम घर जाओ बेटा। लतीफ़े कौन सुनाते हुए हराता है? हाँ बिल्कुल सही, देखा अब्दुल्ला, ये तुम्हें सुनाई है बाय द वे। अच्छा, तो आगे क्या करना है अनाया? अब कौन सा कंपटीशन? अब एक तो ये हो गया जिसपे आपका मेडल भी आपको मिल गया, घर जाके जोड़ लेना। नेक्स्ट कंपटीशन क्या है? नेक्स्ट कंपटीशन एक और आ रहा है, इससे भी बड़ा वाला है। वो इससे बड़ा है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करना है। ऑफ कोर्स करना है, वो भी अबू धाबी पे ही है। बेस्ट हो गया। तो कितने घंटे ट्रेनिंग करती हो अनाया, और पढ़ाई और स्कूल और ये होमवर्क कैसे मैनेज होता है सारा? रूटीन मेरी है, मैं सुबह उठती हूँ वो 7 बजे उठती हूँ। तो 7 बजे के बाद मैं 7 उठती हूँ, फिर मैं जाती हूँ स्कूल से जाती हूँ नाना के घर, बहन को लेके मैं फिर घर चली जाती हूँ। घर जाती हूँ, सामने कारी साहब बैठे होते हैं, कारी साहब से पढ़ती हूँ। तो सर आ जाते हैं, सर से पढ़ती हूँ। फिर मैं हॉर्स राइडिंग चली जाती हूँ। हॉर्स राइडिंग के बाद मैं MMA की क्लास अटेंड करती हूँ। MMA की क्लास के बाद मैं BCCA की क्लास अटेंड करती हूँ। किस चीज़ की? फिर मैं घर आती हूँ, फिर मैं खाना खा लेती हूँ और जबरदस्त। मुझे आपका रूटीन इतना जबरदस्त लगा है। अब्दुल्ला तो बीच में ही रुक गया था, थक गया था अब्दुल्ला, तो उसको समझ नहीं आई ये कितनी प्रोडक्टिव है अनाया इस तो बहुत जबरदस्त। आप बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन भी हो। जल्दी से बताओ अनाया कि आपके भाई बहन भी हैं? और एक छोटी सी बहन है और कोई नहीं है। तो छोटी सी बहन ना आपको इतना कुछ करते हुए देखेगी तो इंशाल्लाह वो भी चैंपियन बनेगी। आपके अब्बू क्या करते हैं? आई एम रियली क्यूरियस टू नो। अब्बू अम्मी क्या करते हैं आपके? अब्बू क्या करते हैं आपके? मामा बाबा वो बाबा बिजनेसमैन है और एक रेस्टोरेंट के मालिक है। जबरदस्त। नानचने भी अच्छे मिलते होंगे आई होप। और मामा क्या करती हैं? मामा आपके साथ तो बहुत मेहनत करती हैं। ये तो हमें इस बात की समझ आ रही है। फास्ट फूड का है। फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। अंग्रेजी खाना के नाम से। अंग्रेजी खाना के नाम से। अनाया, बहुत ही मजा आया आपके साथ बातें करके और हमें यकीन है कि आप अगले कंपटीशन में भी चैंपियन बन के आएंगे। मेरा ख्याल है कि आपने बहुत आगे जाना है माशाल्लाह ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको नजर बद से महफूज रखे और कंग्रेचुलेशंस। बहुत मजा। खुदाफिज। खुदाफिज।
मेडल जो भाई वी हैव हैड अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो कि चैंपियंस हैं, लेकिन अनाया के साथ दिस वाज द बेस्ट सो फार। बहुत मजा आया और माशाल्लाह क्या क्या करती है एक दिन में। 1 घंटा गुजर सकता था अनाया। अब्दुल्ला आप तो सुबह 7 बजे वाले से ही परेशान हो गए थे। नहीं आया था कि जुजित्सु के बाद क्या किस ट्रेनिंग पे? अच्छा ऐसा करते हैं, हम तो कहना ही सीख रहे हैं, बच्ची करके चैंपियन MMA पे रखते हैं हम, उधर ही रह जाए। चलो जी उधर ही रह गए। या दैट्स ऑल। ब्रेक के बाद अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी हमने एक बहुत अहम मसले पर बात करनी है। तालिबान की हुकूमत को अब तक दुनिया ने कबूल नहीं किया है और ऐसे में तालिबान हुकूमत के नए अहकामात भी सामने आ रहे हैं जो सूरत हाल को और मज़ीद गंभीर बना रहे हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई है जिससे लाखों अफ़गान बच्चियों के ख्वाब और उम्मीदें दोबारा बिखर गई हैं। अब तालिबान ने बगैर दाढ़ी वाले सरकारी मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया है, ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में इससे पहले अफ़गान हुकूमत ये भी ऐलान कर चुकी है कि ख़वातीन और मर्दों के पार्क अलग अलग होंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें बेसिकली जो लग रहा था कि कुछ चेंजेस लाएंगे, क्योंकि उनका पहले तो यही कहना था कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, कुछ इस किस्म का तासुर दिया था, वो प्रैक्टिकली होता नज़र नहीं आ रहा। और इस पे ऑब्वियसली आपको पता है फिर दुनिया ज़रा शिकायत भी करती है। इस रवैये का मजमूई तौर पर अफ़गान अवाम को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अफसोस की बात सबसे बड़ी ये है। हम बात करेंगे इसी पे। हमें ज्वाइन किया है ताहिर खान ने। और ताहिर खान, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ख़वातीन की तालीम वाला वादा तो पूरा ना हो सका, अब सरकारी मुलाजमीन की दाढ़ी पे भी इशूज़ आना स्टार्ट हो गए। तो तालिबान एक तर्ज़ हुकूमत जो वो कह रहे थे कि जो तासुर दिया था उन्होंने कि जी हम इसी किस्म का करेंगे, तो क्या सब इसके खिलाफ नहीं जा रहा? बिल्कुल अपने वादों पे कोई पूरा नहीं है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो तो नज़र ही आ रहा है। तालीम वाला आपने जो सवाल किया है, अमेरिका ने उनके साथ मुज़ाकरात मनसूख किए जो कतर में होने वाले थे चंद दिन पहले, और उन्होंने यही एक दलील दी है कि इसी बुनियाद पे वो मनसूख कर रहे हैं। हालांकि वो मुज़ाकरात बहुत अहम थे क्योंकि तालिबान और अमेरिका ने एक कमेटी बनाई थी कि दोहा मुआहदे के उनकी जो अमली नफाज है उनके लिए वो मुज़ाकरात करेंगे। अक्टूबर में हुए थे, नवंबर में हुए थे उनके कतर में मुज़ाकरात, और दिसंबर में जब OIC का इजलास था तो उसमें जब अमरीकी आए थे खुसूसी नुमाइंदे टॉम वेस्ट, तो उसकी भी यहाँ मुलाकात हुई थी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से। तो मेरे ख्याल में तालिबान अगर इस तरह करेंगे तो फिर ताल्लुकात पे बिल्कुल उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगे। और लोग, और ये तालीम वाला तो इसलिए लोगों ने बड़ा संजीदा लिया है कि ये तालिबान ने ख़ुद ऐलान किया था कि जब जो सरमाई इलाके है वहाँ जब इदारे खुलेंगे तो 6 जमात से जो ऊपर वाले लोग हैं, 6 ग्रेड से ऊपर वाले, उनको अलाउ किया जाएगा। अब अगर उनका ये दलील है कि टेक्निकी मुश्किलात थे, ये बिल्कुल लोग उसको कबूल नहीं करेंगे, ना अफगान न दुनिया उसको कबूल करेगी। मेरी जो मालूमात है उनके अमीर ने ये कहा था कि अभी आप ना खोलें। अच्छा आप ये बताइए, ये उनके इंटरनली अभी तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सका है, मगर तालिबान की तरफ से अगर दुनिया को इशारा किया जाए कि वो इंसानी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के सिलसिले में जो आज़ादियाँ, इंसान को बुनियादी आज़ादियाँ जो हासिल हैं उस पर कोई कदगन नहीं लगाएंगे, लड़कियों की तालीम के सिलसिले में कोई गारंटी करें, तो उनको ये भी तो यकीन होना चाहिए कि उन्हें दुनिया मदद भी फिर अल्टीमेटली करेगी और उनको सपोर्ट भी अपेरेंटली दुनिया की मिलेगी। इस सूरत हाल में तो उन्हें किसी की सपोर्ट नहीं मिल सकती, आइसोलेट हो जाएगी। मेरे ख्याल में तालिबान की सपोर्ट तो कम होती जाएगी, लेकिन अब दुनिया के लिए भी मुश्किल है। जिस तरह पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते होने चाहिए, उनको भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा यहाँ इस्लामाबाद में एक सेमिनार के खिताब करते हुए कि आप यहाँ पे बंधन ना करें, आप अफगानिस्तान को ना छोड़ें। दुनिया के लिए मुश्किल है अफगानिस्तान को छोड़ना, क्योंकि दुनिया को अफगानिस्तान अवाम की फ़िक्र है। वहाँ जो 4 करोड़ आबादी है उसमें खबरें जो आ रही है कि तकरीबन 95% जो बच्चे हैं वो यानी उनको भूख वो शिकार हो सकते हैं, वहाँ मसले हैं। अब मसला ये है कि तालिबान की पॉलिसियाँ अफगानिस्तान को अगर ये वाली सूरत हाल रही तो फिर तो शायद दुनिया की दिलचस्पी कम हो। वैसे भी जो यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई तो अफगानिस्तान को तवज्जो कम हो गई दुनिया की, और अफगानिस्तान में 40 साल से लड़ाइयाँ, फिर अगर ये पॉलिसी जारी रही तो मेरे ख्याल में तालिबान की पॉलिसियों की वजह से जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के अवाम भी फिर सफ़र करेंगे। आप देखें ना,
हामिद करज़ई का रिएक्शन आया था बड़ा सख्त, हालांकि वो वहाँ पर एक किस्म का मैं कहूँगा कि वो उनको आज़ादी दी नहीं है, लेकिन वो गर्म उसका बयान हिकमतयार जो तालिबान की हर पॉलिसी को सपोर्ट करता है उसने भी मुखालिफत की। अगर दुनिया ना करे तो अफगानों का अपना उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ताहिर खान साहब, क्योंकि दुनिया देख भी रही है और कुछ खैर एक्सपेक्टेशंस तो खास नहीं थी, लेकिन तालिबान आ ही गए थे तो उनको अब दुनिया के साथ चलना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए अब हकीकत है कि ये तालिबान हो या कोई भी और जो भी हुक्मरान हो, उसको अफगानिस्तान जैसा मुल्क चलाने के लिए तो बहुत वसाइल, बहुत पैसा दरकार है। तो वो पैसा ना हो तो हुकूमत के अंदर भी ऑब्वियसली टूट फूट हो सकती है। कोई इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि कोई ऐसी बातें हो रही हो वहाँ? देखो ना, ये मेरी नज़र में अब तो वक्त से पहले वाली बात होगी, लेकिन तालिबान आने के बाद उनके पैसे मुंजमद हुए, उनके बैंकी निज़ाम पे अभी तक पाबंदियाँ है। एक मुश्किल हालत है अफ़गानिस्तान में। तनख्वाहों का मसला था, तनख्वाहों का मसला अब भी है। लोगों की तनख्वाहें जो पहले थी उनको कम भी कर दिया गया है बगैर, क्योंकि अफ़गानिस्तान को हर साल $3 अरब आने थे, जो 2014 में अमेरिका और साबिक अशरफ गनी साहब की हुकूमत के जो एक BCA जो एग्रीमेंट हुआ था, तो वो पैसे भी रुक गए हैं। अफ़गानिस्तान का अपना पैसा भी मुंजमद हो गया। अब अगर ये वाली सूरत हाल रही और बगैर पैसों के कैसे चलेगा? इस वजह से अब अफगानिस्तान के साथ कोई मुल्क कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि बैंकिंग निज़ाम पे पाबंदियां है। तो तालिबान को सोचना पड़ेगा, अगर अकेले ना तो हुकूमत चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप दुनिया से अलग रहेंगे तो फिर कैसे दुनिया आपसे मतलब एक राब्ते रखेंगे, अगर पाकिस्तान कहे भी। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, ये तो रही अफगानिस्तान की सूरत हाल। हमारे यहाँ की सूरत हाल आपको जियो न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा मालूम होती रहेगी। रात गई की डेवलपमेंट ये है कि MQM पाकिस्तान ने अपोजिशन के साथ रिटन मुआहिदा कर लिया है, जिस पर तमाम लोगों के दस्तखत हो गए हैं। लेकिन आज 4 बजे उनका कहना है कि वो फॉर्मली इसको अनाउंस करेंगे। और दोपहर में उनके 2 वज़रा जो हैं उनके इस्तीफे के बारे में बताया जा रहा है कि दोपहर में उनका इस्तीफा भी मौसूल हो जाएगा। हैव अ ग्रेट डे। बाय।